हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलेंगे। सीए हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, चाहे किसान बिल हो, हम आवाज उठाते हैं और हम आवाज उठाते रहेंगे। ये सिलेक्टिव राजनीति है जो वो हर जगह करना चाहते हैं। जैसे कि गोवा में उन्हें बीफ से कोई मतलब नहीं है, पर यूपी में आएंगे तो बीफ से मतलब है। आप हमारी नागरिकता, आप हमारी पहचान हमसे छीन रहे हैं। अगर हम आज अपनी पहचान बचाने में असमर्थ रहे तो हम हिंदुस्तानी कहलाने में असमर्थ रहेंगे। पहले तो बोला गया कि 15 लाख मिलेंगे, जब नहीं मिला तो बोला ये सब एक जुमला होता है। तो झूठ बोलो, जितना हो सकता है झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये मोदी जी का दिल से जो स्लोगन निकलता वो है। इसलिए बंगाल के जनता को, आवाम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब नींद से सोए हुए हैं, वो जागे, आगे बढ़े और देखे कि क्या आगे होने वाला है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आप जानते हैं लगातार बंगाल चुनाव यात्रा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि सीएए एनआरसी को लेकर यहां पर विरोध किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं नौशीन बाबा खान हैं, ये एनजीओ है इनका, येलो फाउंडेशन, उसको चलाती हैं और बंगाल में सीएए एनआरसी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रही है। और जो यहाँ पार्क सर्कस है उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा धरना भी दिया था और लीड भी करा था। तो आज 1 साल पूरा हो चुका है, उसी को लेके यहाँ पर आज भी सीएए एनआरसी का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही बंगाल में उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले वो सीएए एनआरसी पर ही काम करेंगे। लेकिन असम में क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। असम में कुछ जब सीएए एनआरसी लागू की गई एनआरसी, तब क्या हुआ कि 14 लाख हिंदू उसमें आए हैं और जिनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो जहाँ एक तरफ भाजपा हिंदू हितैषी बनती है तो दूसरी तरफ एनआरसी में खुद हिंदुओं का नाम आता है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। नौशीन जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप लगातार सीए और के एनआरसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट में हम काम यही करेंगे, सीए लागू करेंगे। ठीक है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं देने को, उनके पास है क्या? उनके पास डिवाइड एंड रूल करना है, उनको विभाजन करना है, उनको हिंदू दलितों को लड़ाना है, मुसलमानों को लड़ाना है, छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहना है। और उनके पास कोई मुद्दा ही सीए का बचा है जिससे वो अपने बंगाल में रोटी सेकना चाहते हैं। ठीक है, असम में यही हुआ। असम में जैसे आपने अभी बोला कि 14 लाख हिंदू हैं, आप इतने हिंदू हितैषी बनते हैं तो असम के मैनिफेस्टो से आपने वो 14 लाख हिंदू जो अभी डिटेंशन कैंपों में पड़े हैं उनके बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? तो यही इसीलिए हम लगातार लड़ रहे थे और इनको जो बोल रहे थे कि इससे मुसलमानों को सीधा सीधा डायरेक्ट नुकसान तो है, लेकिन इससे कोई हिंदू भी नहीं बचने वाला है। असम इसका सीधा सीधा उदाहरण है। और इसीलिए एक भारतीय नागरिक होने के कारण, एक भारतीय नागरिक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलेंगे। सीए हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, चाहे किसान बिल हो, हम आवाज़ उठाते हैं और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आपने कहा कि डिटेंशन कैंप बने हुए, प्रधानमंत्री मोदी अपने क्या संसद के अंदर बोलते हैं कि कोई डिटेंशन कैंप ही नहीं है, तो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। वो तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं डायरेक्ट उनको नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वो उनको जो लक़ब दिया हुआ है, उनको जो प्रीफिक्स दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है वो आप लोग सब जानते हैं। एजुकेटेड कौम है, हम पढ़े लिखे कौम है, हमें बिल्स पता है, हमें सीए एनआरसी का। और सबसे बड़ा जो ये है कि इतने पैसे, एक छोटा ही सा उदाहरण ले लीजिए ना, कि इलेक्शन के टाइम पे कोई मुसलमान नहीं रहता, कोई हिंदू नहीं रहता, सिर्फ सब रहते हैं वोटर्स। और इलेक्शन के बाद आप सीए एनआरसी लागू करने की बात करते हैं तो आप जो सिर्फ वोट की भाषा समझते हैं, इलेक्शन की भाषा समझते हैं। तो ये जो हमारा जो कैंप चल रहा है, कैंपेन जो आज हमने 365 दिन पूरे होने का #I resist from home जो हम फेसबुक से डिजिटली चलाते हैं, बंगाल आम्फन से भी जूझा, लेकिन हम सीए एनआरसी एनपीआर का धरना जारी रखा है और हम इसको जारी रखेंगे। और डिटेंशन कैंप अगर नहीं बन रहा होता तो 14 लाख हिंदू और 6 लाख मुसलमान आपने फिर कहाँ रखे हैं? तो यही बात है कि बंगाल को क्या चाहिए। बंगाल की सरजमीन में आपको खेत चाहिए, अच्छे इंडस्ट्रीज चाहिए, या फिर डिटेंशन कैंप चाहिए? ये सीधा सीधा बंगाल की जनता डिसाइड करे तो बेहतर होगा। और लोगों से बात करूंगा, मतलब आप क्या समझती हैं जो भाजपा है उसके पास काम के बताने के लिए इसलिए सीए एनआरसी का मुद्दा दोबारा उठाया जाए? बस यही एक मुद्दा रह गया है कि एनआरसी और सीए का, और ये चीज़ अभी वो वोटिंग के पहले ही बोल चुका है। और ये योगीनाथ जो है वहाँ से वो कह चुका है कि अगर बंगाल में हमारा हुकूमत आया है तो हम सबसे पहले एनआरसी लागू करेंगे। अब यहीं से आप लोग समझ जाइए कि क्या कर सकता है वो। इसलिए बंगाल के जनता को, आवाम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब नींद से सोए हुए हैं, वो जागे और आगे बढ़े और देखे कि क्या आगे होने वाला है। और बस यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों के नापाक इरादे को हम लोग
ख़त्म करना चाहते हैं। इलेक्शन आने वाले हैं, कल 2 दिन बाद से इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा पहले चरण का। अमित शाह कह रहे हैं कि CAA हम सबसे पहला काम करेंगे, पहली कैबिनेट में CAA का ही करेंगे। अमित शाह ने कलकत्ता में कहा आपने मैनिफेस्टो में कि CAA लागू करेंगे, पर आसाम में ये बात वो भूल गए। ये सिलेक्टिव राजनीति है जो वो हर जगह करना चाहते हैं। जैसे कि गोवा में उन्हें बीफ से कोई मतलब नहीं है, पर यूपी में आएंगे तो बीफ से मतलब है। ये कोई हिंदुस्तान का डेवलपमेंट नहीं चाहते, ये सत्ता को अपनाना चाहते हैं। दम में, बल के दम पे होता है ना, शाम दाम दंड भेद, इसके ऊपर वो पूरा सत्ता को अपनाना चाहते हैं। इसलिए वो जो भी कहते हैं वो बस ये कह के एक माहौल बनाना चाहते हैं बंगाल में कि हम यहाँ पे आएंगे तो हम CAA लागू करेंगे, पर ये उनका एक हवाई है। CAA का तो अभी तक उन्होंने कानून तक नहीं बनाया, तो वो क्या इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे, यही समझ उनको खुद उनके कैबिनेट मिनिस्टर से, कि आप अभी देखिए उन्होंने फार्म बिल लेके आए और उनकी खुद की मिनिस्टर पंजाब के उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मतलब ये है कि फार्म बिल उनके मिनिस्टर को समझ में नहीं आया तो हमें और आपको क्या समझ में आएगा। तो पहले अमित शाह और पूरे दिल्ली कैबिनेट पहले खुद को समझा ले कि वो करना क्या चाहते हैं, उसके बाद वो कहीं भी कुछ भी इम्प्लीमेंट करें। बिल की बात कर रहा हूँ, भाजपा अब इनके मंत्री कहते हैं, प्रकाश जावड़ेकर बड़े मंत्री है कि गुजरात में निकाय चुनाव हम जीते हैं, किसान हमारे साथ हैं। तो अगर भाजपा यहाँ जीत जाती है तो माना जाए इसको, ये भी भाजपा यहाँ जीत जाती है एक मिथ है जो नेशनल मीडिया में चलाया जा सकता है, पर ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। 175 सीटें दे रही है भाजपा, वो आने वाले 220 भी दे देगी। आप देखिएगा जो वो आंकड़े दे रही है वो इससे रिवर्स होगा। अलबत्ता अगर वो कुछ दिन में EVM वगैरह का कुछ खेल लें, जिस तरह से बिहार में खेला था। पहली बार आज़ाद भारत में देखा गया कि रात 12 बजे तक काउंटिंग चला, क्यों चलाया गया ये आज तक पता नहीं है। तो पहले ये सारी चीज़ों में वो बात कर ले, तो उसके बाद बात किया जाएगा, वरना ये भाजपा यहाँ पे उनको ज़मीन तक नहीं मिलने वाली। ये मिथ है जो टूट जाएगा उनका। और आज इलेक्शन जीतने ही से अगर आप ये साबित कर देते हैं कि हाँ उस मुद्दे पे हमको वोट मिला, ये फिर मिथ है ना। आपको ये भी देखना हो कि आपके पक्ष में कितना परसेंटेज ऑफ वोट गया और आपके खिलाफ। बिकॉज हम लोग तो यहाँ पर रहते हैं एक डेमोक्रेसी में, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी है यहाँ पे। हम 30% दे करके भी सत्ता से बाहर हैं। जैसे आज शिवसेना महाराष्ट्र में तकरीबन 20-22% वोट शेयर थी, पर वो सत्ता में बैठी हुई है। तो लार्जेस्ट पार्टी वहाँ पर आपके BJP थी, पर वो सत्ता से बाहर है ना। तो सीट हासिल कर लेना ये प्रूफ नहीं करता कि आपको लोगों ने समर्थन दिया। कभी कभी मैक्सिमम सीट ला के भी आप बाहर बैठ सकते हैं। तो ये विरोध कोई हम शौक से नहीं कर रहे हैं, अब दूर दूर से आते हैं, एनर्जी जाती है, कोई हम शौक से नहीं करते, कोई शौक से रास्ते पर नहीं है। हमारी मांगे, और हम मांग क्या रहे हैं भाई, हम आपसे वो कह रहे हैं कि हमसे हमारी नागरिकता, हमसे हमारी जमीन मत छीनो। हम आपको रोक रहे हैं, हम कुछ मांग रहे नहीं, हमारे कुछ डिमांड्स नहीं है। जो काले कानून आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध तो ये जारी रहेगा, क्योंकि आप हमारी नागरिकता, आप हमारी पहचान हमसे छीन रहे हैं। अगर हम आज अपनी पहचान बचाने में असमर्थ रहे तो हम हिंदुस्तानी कहलाने में असमर्थ रहेंगे, और ये हम कतई होने नहीं देंगे। हम हिंदुस्तान भारत को बचाएंगे, उसकी पहचान को बचाएंगे, क्योंकि हमारे होने से ही, हम जैसों के होने से ही सेक्युलरिज्म जिंदा है। जब हम सेक्युलरिज्म का नारा लगाते हैं तो उसके आत्मा को, हिंदुस्तान की आत्मा को हम बचाए रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। अच्छा, ये बताइए, CAA आज 1 साल हो चुका, आप लगातार धरना दे रहे हैं, आज भी आप CAA धरना की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला तो क्या माना जाए कि आप लोग अब इसे फिर दोबारा से जोर शोर से धरने की तैयारी कर रहे हैं? जैसा वो सो गए हैं लॉकडाउन के बाद, CAA भी ख़त्म हो चुका है। अब उसको दोहराने के लिए एक छोटा सा समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनको दिखावा के लिए बंगाल में आकर बार बार अमित शाह बोल रहा है कि CAA लाएंगे, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। 2014 में जीते, 2019 में जीते, और हम लोग को क्या मिला? नोटबंदी मिला, ब्लैक मनी वापस नहीं आया, अमीर अमीर हुए, गरीब गरीब हुआ। अंबानी लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा कमाया और गरीब गरीब से ज़्यादा हो गया। मज़दूर रास्ते पे चलते चलते मर गए। अभी वैक्सीन भी सही से नहीं आया, नहीं यूज़ हो रहा है, और यहाँ फिर से महामारी बढ़ रही है। दूसरा चीज़, 15 लाख आएंगे। पहले तो बोला गया कि 15 लाख मिलेंगे, जब नहीं मिला तो बोला ये सब एक जुमला होता है। तो झूठ बोलो, जितना हो सकता है झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये मोदी जी का दिल से जो स्लोगन निकलता वो है। और बंगाल में जब बंगाल से बात करेंगे तो एक ज़्यादा मेजॉरिटी में बंगाली है, तो उनसे बात करने के लिए आपको तो थोड़ा अच्छा बंगाली बोलना ही पड़ेगा। तो मोदी जी को बंगाली ही नहीं आता है। और मोदी जी कहते हैं ना कि किसी पक्षी का नाम लेके मतलब बुरा भला मत कहो, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती कभी लाल कभी TMC, अभी गए हैं BJP में, इसलिए क्योंकि उनको बेटा को जो बेटा है वो एक ही बेटा है, और उसको 2015 से रेप केस
लगा हुआ है, वो नहीं निकल पा रहा है। तो उसको कैसे निकालना है, वो बीजेपी ही एक रास्ता है, वो मोदी जी ही ऐसे रास्ता है जो निकाल देंगे। जो विजय माल्या को, नीरव भाई मोदी को साइड से निकाल सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, तो उनका बेटा को कभी ना कभी छोड़ा देंगे। और ये जो बंगाल में आने का सपना है, ये फैक्ट बात है। ग्राउंड रिपोर्टिंग जो कर रहा है, दिल्ली से जो आए हैं बहुत कोई, जैसे कि आप यहाँ पर अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आपके जैसे बहुत कोई है, साक्षी जोशी, अजीत अंजुम, बहुत कोई आए हैं। ये लोग जितना भी कर रहे हैं, ज़्यादातर अभी तक मैंने 100 से ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग वीडियो देख चुके हैं। जितना भी ग्राउंड रिपोर्टिंग है, सब में बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन आप चले जाइए मोदी मीडिया या गोदी मीडिया, जो भी बोलिए आप, वहाँ जब आप जाएंगे तो 1 महीना पहले से पोलिंग हो रहा है, और उसमें पहले ही से बता दिया गया है कि 200 प्लस। जैसे ही अमित शाह यहाँ बोलते हैं 200 प्लस, वहाँ 175-80 चले जाता है। आप जैसे कि आप बोले, तो वो सिर्फ एक दिखावा है। जैसे ही सुपड़ा साफ होगा बंगाल से, सीए भी खत्म हो जाएगा, एनआरसी का तो सवाल ही पैदा नहीं है। के मुद्दे पे हमने बात करी है और लगातार जारी रखेंगे हम ये बातचीत, और ग्राउंड रिपोर्टिंग भी अपनी जारी रखेंगे। आपको हर मुद्दे की जो खबर है, ग्राउंड की जो असलियत है, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हर बार एक बात बोलता हूँ वीडियो में कि हम जो है, हम ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करते हैं। हम स्टूडियो में बैठ के कोई सर्वे नहीं करते कि वहाँ से बैठ के आपको सर्वे दिखा दिया। हम जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत, वो आप लोगों तक पहुँचाते हैं। आपसे यही निवेदन है कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।